रहा है, अभी हो जाएगा। ओके। मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ सर। स्क्रीन सभी को नजर आ रही है? यस सर। चलिए चलिए, तो अपना जो आज का टॉपिक है, अपन जो ब्रिक पढ़ रहे हैं, ब्रिक के अंदर अभी जो अपन आज जनरली टेस्ट और टाइप कंप्लीट करने का रखेंगे कि जो ब्रिक्स के अलग अलग टाइप्स हैं ब्रिक्स के, और कौन कौन से टेस्ट ब्रिक के लिए करते हैं, और उसमें जो डिफेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या है। तो ये आज अपन ये सब पढ़ने वाले हैं। आई थिंक लास्ट वाला थोड़ा सा रिवाइज कराऊं ब्रिक, या फिर एक बार चलने दूं? करा दो सर। एक सेकंड, ठीक है। चलिए एक बार वापस फटाफट, दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है अभी सभी को? यस सर। 2 मिनट 3 मिनट में अपन रिवाइज कर लेते फटाफट। ब्रिक मॉड्यूलर साइज 1999 MN, नॉमिनल ब्रिक 20-10-10, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का मोटार, जो बीच में जो गैप होता है उसको अपन बोलते हैं फ्रो। उसकी जो डायमेंशन होती है वो लगभग 140 10 से 20 होती है, मतलब, है ना, ठीक है। इसके जो यूज होते हैं बॉन्डिंग पर्पस, ब्रांड का नाम लिखने में, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है। अब जो क्लासिफिकेशन है ब्रिक जो है वो उसकी वाटर अब्जॉर्प्शन के टाइप पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 टाइप की होती है। जो क्लास 1 टाइप की ब्रिक होती है वो 20% से कम पानी अब्जॉर्व करती है, जनरली 14 से 19%, ठीक है। जो क्लास 2 ब्रिक होती है वो 20 से 22.5%, और क्लास 3 जो ब्रिक होती है वो 22.5 टू 25% वाटर अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ की अगर अपन बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था, आपको कैसे याद रखना है। क्लास 1 ब्रिक की 10.5, उसमें से 3.5 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगी। क्लास 2 की उसमें से 3.5 माइनस करेंगे तो आपकी आ जाएगी क्लास 3 की। फिर एक जामा ब्रिक आती है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा वेरी करती है, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ की अपने को 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक भी मिल जाती है, ठीक है। जो IS 1077/1996 है उसके अकॉर्डिंग ये बोलता है कि जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है किसी भी बिल्डिंग ब्लॉक की, क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है, भले ही पत्थर हो, ईंट हो, वो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा ही होनी चाहिए। मतलब जो क्लास 3 टाइप की जो ब्रिक है अपन उसे बिल्डिंग ब्लॉक में यूज नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। पेविलिटी वॉल में यूज करेंगे, या पेवमेंट में, जो पेव्ड में एग्रीगेट होते हैं वहां यूज करेंगे। फिर मैंने आपको बताया था सलीम के बारे में। सलीम सिलिका, ए से एल्यूमिना, एल से लाइम, आई से आयरन ऑक्साइड, और एम से मैग्नीशिया। इनका परसेंटेज 50 to 60%। सिलिका क्या क्या प्रोवाइड करता है? कोहेजन, बेटर शेप, श्रिंकेज को रिड्यूस करता है, और ज्यादा अगर मात्रा में आ जाता है तो उसमें क्रैक डेवलप होने लग जाते हैं और कोहेजन रिड्यूस हो जाता है। एल्यूमिना की अगर बात करें तो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, और ज्यादा है तो उसकी सरफेस पर क्रैक डेवलप होने लग जाते हैं। लाइम सभी को बांधे रखता है फ्यूजन करने में, और अगर ज्यादा लाइम हो जाए तो उसमें उसके शेप जो है वो लूज हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड आपको सभी को पता है, रेडिश ब्राउन कलर जो आता है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से आता है, और अगर ज्यादा यूज कर लेते हैं तो ब्लू कलर आ जाता है। मैग्नीशिया भी कलर फॉर्मेशन में काम आता है। इसमें जो इंप्यूरिटीज होती है, एल्कलीज, नाइट्रोजन, सल्फर कंपाउंड। हाँ जी सर बोलो। सर ये लाइम है ना, हाँ ये कितना है सर? 5%? लेस देन हाँ, है सर? मोर देन, मतलब नॉट मोर देन 5%, नॉट मोर, ठीक है सर। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ब्रिक का बताया था कि सबसे पहले अपन जगह देख लेते हैं, उसके ऊपर की 10-20 mm जो है, 1-2 सेंटीमीटर की जो लेयर है उसको पूरी हटा देते हैं, क्योंकि उसमें वनस्पतियां और छोटे छोटे से चीजें होती, कंकड़ पत्थर। फिर उसको खोद लेते हैं, फिर उसको क्लीनिंग, जो मतलब बड़े बड़े ढेले आते हैं उनको तोड़ लेते हैं, ठीक है। उसको ब्लेंडिंग करते हैं, उसमें जो कंपोनेंट्स रिड्यूस्ड हो चुके हैं, लाइक किसी में आयरन नहीं है, किसी में कोई सी भी चीज नहीं है, तो वो मिला देते हैं। देन उसमें नीडिंग जो एक प्रोसेस होता है, उसमें पेस्ट बनाने का, वाटर ऐड करके उसके पेस्ट बनाने के बाद उसको मोल्ड करते हैं। मोल्डिंग 2 टाइप से होती है आपकी। हैंड मोल्डिंग भी 2 टाइप से, ग्राउंड और टेबल, और दूसरी होती है मशीन मोल्डिंग, ठीक है। फिर ड्राइंग के कुछ बात थी कि ड्राइंग जो है आर्टिफिशियल ड्राइंग होगी, नेचुरल ड्राइंग होगी। आर्टिफिशियल जो ड्राइंग होती है वो हॉट फ्लोर और हॉट टनल से होती है। फिर बर्निंग, फिर इसको पकाते हैं अपन ईंट को,
तो 400 से 650 डिग्री तक वो उसका अंदर का जो भी पानी है वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, लगभग 900% के आसपास उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है, और 1100 डिग्री के आसपास वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर व्हाइट हो जाती है, मतलब उसको उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं विट्रिफिकेशन। ठीक है, वो कन्वर्ट इनटू व्हाइट क्रिस्टल क्लियर। जो आपकी ब्रिक है वो ईंट के भट्टे में बिल्कुल सफेद चक हो जाती है, मतलब लाल के बाद वाली जो स्टेप आती है ना सफेद, कभी आपने लोहे को देखा होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ डिफरेंसेस आपको बताए थे फ्लेम एंड क्लीन बर्निंग के बारे में, ये आप लोग ने वैसे पता ही है, थोड़ा सा याद रख लेना। तो क्लीन हमेशा बेटर होती है क्लेन से। और उसके बाद वापस एक और चीज मैंने बताई थी, बुलट्रेंच और हॉफमैन। तो हॉफमैन जो है परमानेंट स्ट्रक्चर है, ये ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा आती है, इसलिए अपन जनरली जो यूज करते हैं वो बुलट्रेंच यूज करते हैं। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। आज की क्लास चालू करें? सर हाँ जी। सर एक टर्म लिखी आपने एफर्टलेसनेस, आगे वो क्या है, इसका मतलब क्या होता है? आ रहा आगे आएगा ना, इसी टेस्ट में आएगा। ठीक है, 5 मिनट बाद आपका एफ्लोरेसेंस से सामना हो जाएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा पूरा उसके बारे में। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपन। सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। एक दो जने और। चलिए, टेस्ट ऑफ ब्रिक्स है ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो अपने पास आता है, अपन क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। क्या करना है अपने को, 5 ब्रिक लेनी है, उनको 1 दिन के लिए पानी में डुबो के रखना है। ठीक है, अब क्या करना है, एक मोर्टार प्रिपेयर करना है 1:3 का, और उसको भर देना है आपको कहाँ पे, फ्रोग में। फ्रोग के बाद भी अपन क्या करते हैं, उस पे जूट बैग जो होते हैं गीले करके लपेट देते हैं, ताकि वो एक जैसे सीधे सीधे हो जाए और फ्रोग भी प्लेन हो जाए, क्योंकि ब्रिक जनरली प्लेन होती नहीं है। तो आप क्या करते हो, उस पे जूट बैग लपेट देते हो। ये प्रैक्टिसेस है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जूट बैग ही लपेटे अपन, आपको बस उसको प्लेन करना है। जैसे अपन ने पत्थर में लिखा था ना, वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की अपन ने लेयर चढ़ा दी थी, तो यहाँ पर अपन जूट बैग में लपेट देते हैं, ताकि वो जो मशीन है उसमें इजीली प्लेन प्लेन होके आ जाए। ठीक है, और वापस जो एक्चुअल प्रोसेस है उसमें तो वापस उसको 24 घंटे के लिए पानी में रख देते हैं जूट बैग में लपेटने के बाद, लेकिन ठीक है आप सीधे भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर आप क्या करते हो, आपकी जो यूटीएम होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उसमें वापस 14 Nm/mm² पर मिनट की लोडिंग रेट से इसको स्टार्ट करते हो तोड़ना। ठीक है, तो जो भी आपका लोड आएगा आपकी मशीन पे, उसमें आप एरिया से डिवाइड कर दोगे, तो आपकी उसकी स्ट्रेंथ आ जाती है। और ये याद रखना है, जो क्लास 1 की ब्रिक होती है वो कितनी आती है, 10.5 Nm/mm²। ठीक है, क्लियर है? पहला टेस्ट क्लियर है सभी को? यस सर। हेलो, कुछ नहीं ऐसा स्पेशल, कुछ नहीं इस टेस्ट में, आई थिंक इजी है। तो देखिए ये जो है जनरली साइट पे अपन है ना शेप टेस्ट करते हैं, मतलब डायमेंशन टेस्ट, शेप टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं। कल एक क्वेश्चन भी आया था, उसके बारे में अपन ने डिस्कस भी किया था। तो अब देखिए आपको सबको मतलब क्या होता है कि जो आपकी ब्रिक्स है, देखो ब्रिक्स एक डायमेंशन की नहीं होती, कोई 190 की होगी, तो कोई 188 की होगी, कोई 184 की होगी, कोई 194 की होगी। तो अपन क्या करते हैं, उसका डायमेंशन, उसकी एक टॉलरेंस लिमिट होती है, मतलब कि इससे ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जो आपकी लेंथ होती है, आपको पता है 190 mm, मतलब 19 सेंटीमीटर के आसपास आपकी जो एक ब्रिक होती है, एक ईंट होती है, उसकी लेंथ 190 सेंटीमीटर के आसपास होती है। उसकी जो ब्रेड्थ होती है वो लगभग 90 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो होती है वो भी 90 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जो 20 90 सेंटीमीटर, सॉरी mm, हाँ गलती, 90 mm मतलब 9 सेंटीमीटर ना। ठीक है, जी है ना। इसमें क्या है, तो आप क्या करते हो कि 20 ब्रिक जो है वो लेंथ वाइज भी जमा देते हो, और सीधे मतलब सीधे खड़े करके भी जमा देते हो। ठीक है, तो 20 ब्रिक जब जम जाती है, तो देखो अगर हिसाब से तो अपने पास कितनी होनी चाहिए थी, उसकी डायमेंशन जो होनी चाहिए थी, 20 ब्रिक जब मैंने एज ए लेंथ वाइज जमाई, एक के बाद एक, एक फिर दो, मतलब एक के पीछे एक, ऐसे मैंने अगर 20 ब्रिक जमा दी क्या, ठीक है, तो उसकी जो हिसाब से जो डायमेंशन होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए 3800 mm। ठीक है, लेकिन उसकी जो टॉलरेंस लिमिट है वो अपने को +-80 या +-120, अलग अलग बुक्स में अलग अलग गिवन है, वो आपको क्वेश्चन में पूरा स्पेसिफाई करके देगा। वैसे जनरली जो अपन लेते हैं वो 120 प्रेफर करते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन में +-80 भी मिल जाता है।
ठीक है। 120 अगर अवेलेबल नहीं हो तो आपको प्लस माइनस 80 लेना है, ठीक है। ये यहाँ 60 आएगा, मैंने गलत लिख रखा है, 120 नहीं आएगा, यहाँ 60 आएगा, ठीक है। ठीक है, तो जो इसकी लेंथ है मतलब 3800 से 80 या 120 तो 3920 तक हो सकती है, या फिर अगर नीचे चले तो कितना 3680 तक हो सकती है। मतलब इतना अपन टॉलरेट कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, काम चला लेंगे, ठीक है ना। तो ये इसका डायमेंशन टेस्ट होता है, सेम एज इट इज ब्रेड्थ में हिसाब से 1800 होनी चाहिए, लेकिन प्लस माइनस 40 या प्लस माइनस 60 तक अपन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ बुक में 40 दिया हुआ है, कुछ में 60 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। थिकनेस सर हेलो। हाँ जी बोलो। सर ये टॉलरेंस से क्या समझते हैं, एक बार समझाओगे सर आप? टफनेस से टॉलरेंस से क्या मतलब है सर यहाँ पे जो अपन यूज कर रहे हैं यहाँ पे? टॉलरेंस से मैंने बोला ना, मतलब अपन उसको देखो मेरी बात सुनो, आपके पास डायमेंशन नापने का आप स्केल तो कुछ है नहीं आपके पास अवेलेबल, क्या है ना। तो आप वहां तक मतलब आप काम चलाना है अपने को, ब्रिक्स का जो भी है, तो आप फटाफट साइड पे कैसे उसको टॉलरेट करते हैं, मतलब इतना आप उस पे ले सकते हो कि इतना चल जाएगा, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए ब्रिक। अब मेरी बात सुनिए, आपने बोला तो है कि 190 सेंटीमीटर की है, ठीक है, लेकिन वो ब्रिक जो है आपके 18 सेंटीमीटर की ही सॉरी हाँ 18 सेंटीमीटर की बन रही है, तो 18 सेंटीमीटर के हिसाब से तो वो उसकी जो टोटल लेंथ है वो 3600 हो जाएगी। तो वो फिर अपन यूज में नहीं लेंगे उस टाइप की ब्रिक को, क्योंकि वो फिर आपके डायमेंशन में अफेक्ट करेगी, अलग अलग चीजों में बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके सर। है ना। तो ब्रेड्थ हो गई उसकी 1800, थिकनेस हो गई उसकी 1800 प्लस माइनस 40 प्लस माइनस 60। कल एक क्वेश्चन भी आया था, एक मिनट क्वेश्चन पे भी चलते हैं। अच्छा ये तो सिर्फ नंबर का था, ये रहा ना, फॉर चेकिंग लेंथ ऑफ ब्रिक्स एज पर हाउ मेनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन 20 है ना, तो अपन कितनी ब्रिक्स बिछाते हैं 20। क्लियर है? सर ये 20 का स्टैंडर्ड ब्रेक्स है क्या, इससे ज्यादा नहीं भी जा सकते अपन? ज्यादा क्यों बिछानी है, इतनी काफी है, 20 ही बिछानी, स्टैंडर्ड है, आईएस कोड ने दिया हुआ है, ठीक है ओके ना। सर ठीक है ठीक। चलिए एक टाइप का टेस्ट आता है वारपेज टेस्ट। अब मेरी बात सुनिए, देखिए क्या होता है ना, जो ब्रिक होती है, अब अपने को जब अपन नॉर्मली देखते हैं, आपने भी ब्रिक से आपका बहुत बार पाला पड़ा होगा, किसी को मारने पीटने में भी काम में ली होगी क्या, ठीक है। तो जो अपन ब्रिक्स जो होती है, अपन क्या सोचते हैं ब्रिक के बारे में कि उसकी जो लाइक वो सारी की सारी जो सरफेसेस है वो बिल्कुल फ्लैट है, 90 डिग्री पे है, और मतलब परफेक्ट है, वो बिल्कुल ऐसे रेक्टेंगल है ना। लेकिन वो एक्चुअल में होती नहीं है, जो ब्रिक है आपकी वो इतनी परफेक्ट होती नहीं है जितनी अपने को दिखती है। लाइक उसमें कुछ होता है, बीच में कुछ पर वो होता है। तो उस पे क्या करते हैं अपन, एक टेस्ट करते हैं, वारपेज टेस्ट करते हैं जनरली, ठीक है। तो ये IS 3495 पार्ट 4 में गिवन है। इसमें आप कुछ नहीं करते हो, लाइक जो भी इस टाइप का कुछ एक सिस्टम होता है आपके पास, जैसे आप शायद जूते की दुकान में गए हो, कभी जूते जूते खरीदने गए हो, क्यों? तो वहां पर ऐसा कुछ होता है, वो आपको जूता पहना के देखता है उस पर टिका के, यस सर। जूते की दुकान पे, क्यों? यस सर। है ना, यस तो सर, उसपे दुकान। हाँ, तो उस पे आप टिका के उसको चेक करते हो कि जो उसके जो डायमेंशन है, उसकी जो फ्लैटनेस है, लाइक बिल्कुल जो पैरेलल होनी चाहिए, वो बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। लाइक 5 से 10% तक अपन उसमें अलाउ कर देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वारपेज नहीं होना चाहिए। जनरली जो इफेक्टिव ब्रिक्स होती है वहां पर 3% तक वारपेज अलाउ करते हैं अपन, मतलब बहुत ज्यादा वो उबड़ खाबड़ या टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। जैसे ये देखो ना, यहाँ पर छोटा सेक्शन ये ऊपर है, तो वो ऐसी नहीं हो, बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, लाइक, है ना, ठीक है। क्लियर है? हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर ये वारपेज टेस्ट में तो सर सरफेस का चेक करते हैं ना, सरफेस अनइवन नहीं हो। हाँ वही वही वही, सरफेस अनइवन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, है ना। एंगल का चेक नहीं करते क्या, एंगल का? जी क्या? सर इसमें जो एंगल्स हो रहे हैं, मतलब जो आप बोल रहे थे ना 90 डिग्री एंगल्स हो मानते हैं पर होते नहीं है, हाँ हाँ हाँ, उसका भी सर चेक इसी से होता है क्या? मतलब पूरी तीनों सर यार, सरफेस चेक करोगे, सब कुछ ही चेक करोगे आप क्या, तो हाँ इससे हो जाएगा उससे, ठीक है। मतलब कर सकते हैं वारपेज, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन अपन जनरली जो है जो साइड वाली जो लेंथ वाली जो सेक्शन है उसी को पूरा करते हैं। और एंगल्स भी आप चेक कर सकते हो, 90 डिग्री होने चाहिए, लेकिन इतनी परफेक्ट आपकी ईंटें बनती नहीं है, तो ठीक है, आप इतना उस पे जाओगे तो फिर ठेकेदार भाग जाएगा। अगर आप ऐसे इंजीनियर बन गए पूरे, ठेकेदार आपसे बोलेगा कि भाई दूर रहे तू,
क्यों? ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। ये जो है एफ्लोरेसेंस टेस्ट की अपन बात कर रहे हैं अभी। तीनों टेस्ट अभी तक क्लियर है जो तीनों टेस्ट अपन ने पढ़े? स्ट्रेंथ टेस्ट, यस सर, टॉलरेंस टेस्ट और वार्पेज टेस्ट, तीनों टेस्ट क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर है। एक दो जने और? यस सर। अब बात करता हूं मैं एफ्लोरोसेंस की। अब मेरी बात सुनो, किसी के आसपास जो गीतांजलि में पढ़ते हैं उन्होंने तो देखा ही कि आपके पीछे कुछ क्या नाम है, होटल मैनेजमेंट की बिल्डिंग बन रही है गीतांजलि वालों के, देखा है गीतांजलि वालों ने? यस सर। हाँ सर। एक नॉर्मल बिल्डिंग में भी कई बार क्या होता है, कंस्ट्रक्शन जब चालू होता है, जब दीवार बन जाती है तो दीवार, ईंटों की दीवार बनने के बाद थोड़ा टाइम छोड़ देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो आपने देखा कढ़ाई करने के बाद होता है। हाँ, ईंटों पे सफेदी छा जाती है, मतलब सफेद सफेद हो जाती है, वो देखा है आप लोगों ने? हाँ सर, ज्यादा तराई करते ना, हाँ, ज्यादा तराई करते हैं तो दिक्कत हो जाती है, ऐसा है ना? सोल्ट बाहर आ जाता है सर, जी, नमक बाहर आ जाता है सर ईंटों से। नमक बाहर आता है, एल्कलीज, हाँ एल्कलीज बाहर आ जाती है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए, देखिए उसमें क्या होता है, अगर इसमें एल्कली मेटर प्रेजेंट है, लाइक जो इम्प्योरिटीज अगर प्रेजेंट है आपकी ब्रिक के अंदर, तो आप क्या करते हो, लाइक इस टेस्ट में जनरली मतलब 5 ब्रिक, ऐसा 5 से 6 ब्रिक आप ले लेते हो, उसे पानी में डुबा देते हो, फिर निकाल के चाइना डिश में रख लेते हो, ठीक है, और इसको छाया में सुखा देते हो, ठीक है। अब उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हो, लगभग शायद इसमें 72 घंटे तक अपने को रखना पड़ता है पानी में, या फिर हाँ, है ना, ठीक है। उसके बाद आप जब उस पे सुखाते हो उसको, तो आप ऑब्जर्व करते हो कि जो व्हाइट डिपॉजिट है, मतलब जो सफेद सफेद अगर उस पे आ जाता है, तो व्हाइट डिपॉजिट ही उसका एफ्लोरेसेंस को शो करता है, ठीक है। तो जो एफ्लोरेसेंस है वो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, मतलब अगर ज्यादा एफ्लोरेसेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा अगर व्हाइट मैटर्स है, एल्कली मैटर्स है बाहर आ रही है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो जनरली अपने पास इसके 3 केसेस होते हैं, 4 केसेस होते हैं जनरली। सबसे पहला तो कैसे कि कोई एफ्लोरेसेंस हो ही ना, तो ये तो सबसे बढ़िया बात है, ठीक है। जो परफोरेटेड ब्रिक्स, जो मतलब एल्यूमिना ब्रिक्स आप बनाते हो, तो उसमें बहुत ही कम एफ्लोरेसेंस या 0 पर एफ्लोरेसेंस आ जाता है। दूसरा आता है, अगर एफ्लोरेसेंस की जो लिमिट होती है वो 10% से कम होती है, तो उस टाइप मतलब जो टोटल सरफेस एरिया उसका, उसके 10% से अगर कम एफ्लोरेसेंस आ रहा है, तो उसको अपन स्लाइट एफ्लोरेसेंस की कैटेगरी में रखते हैं, और इस लिमिट तक अपन अपनी जो ब्रिक्स है उसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है। मतलब एज ए इंजीनियर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड आता है आपका मॉडरेट एफ्लोरेसेंस, उसमें 10 to 50% तक एफ्लोरेसेंस, मतलब 10 to 15% जो उसकी सरफेस है उस पे आपको व्हाइट डिपॉजिट देखने को मिल जाएंगे। तो जनरली नॉर्मल अपने घर बनते हैं, ठेकेदार बनाते हैं, तो वो लोग इतना 10 से 20-50% तक तो वो भी अलाउ कर देते हैं, जो भी उनके दिमाग में क्या रहता है अपने को नहीं पता, लेकिन एज ए इंजीनियर अपने को अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और सबसे जो लास्ट इसकी सीवियर कंडीशन आती है, अगर 50% से ज्यादा एफ्लोरेसेंस आ रहा है, ज्यादा सीरियस है, आपको ब्रिक चेंज करनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो मिट्टी है वहां पर एल्कली मेटर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, और वो नुकसानदायक हो जाती है। आने वाले टाइम में आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। एफ्लोरेसेंस क्लियर है सभी को? हेलो सर। हाँ यस सर। सर ये एफ्लोरेसेंस सीमेंट की ईंटों पे नहीं जमता है क्या? जी, सीमेंट होता है, सीमेंट पे भी होता है, लेकिन इतना नहीं आता। सर ये एफ्लोरेसेंट ये फ्लोराइड की वजह से होता है कि सर जो सॉल्ट आता है उसके बाहर के होता है सर? एल्कलीज क्या क्या होता है, लाइक सल्फर हो गया आपका, ठीक है, और क्या नाम है, कैल्शियम, ठीक है। ये तो भी एल्कली मेटल्स होते हैं ना, सारे के सारे अपने केमिकल्स जो होते हैं, वो जब प्रेजेंट आपके जो मिट्टी के अंदर, उसकी वजह से होता है, ठीक है सर। अपन जब उसको वाटर में डिप करते हैं, तो अगर वाटर के अंदर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हुई तो सर उसके वजह से होता है क्या सर ये? नहीं, उसकी वजह से तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। हाँ बोलो सर। फ्लोराइड की वजह से होता है सर। होता है सर पानी के अंदर सर फ्लोराइड और फ्लोराइड से होता है सर। सर जो ओके फ्लोराइड के होता है सर। नरेंद्र सर कुछ बोलना चाहेंगे? नरेंद्र है या नहीं है? नरेंद्र सर देखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, फ्लोराइड की वजह से भी होता है। अगर आपने कहीं पढ़ा है तो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने शायद नहीं पढ़ा है कि फ्लोराइड का इतना इफेक्ट आता है। जो मेन जो एफ्लोरेसेंस जो मेनली जो होता है, वो आपकी जो ब्रिक्स होती है, या जो आपकी जो सोइल, आप जो क्लेई सोइल जब आप इकट्ठी करते हो, तो उसके अंदर जो एल्कलीज प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से ही होता है, ठीक है।
सर ये Mainly मेजर कैसे करता है? जी, सर ये मेजर कैसे करता है, कितना हुआ है? वो सरफेस एरिया लाइक जो उसका देखो सरफेस एरिया मतलब उसका देखा आपने तो वाइट वाइट जितना उसकी सरफेस पे आ गया तो वो उसका एफ्लोरेसेंस हो गया। आपकी ब्रिक की सरफेस पे जितना आया ना वो उससे मेजर करते हैं। जैसे मान लो जी सर। अपनी है उसका एरिया कितना हो गया 200 हो गया आपके पास तो वो 20 मतलब 20 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा नहीं होना चाहिए लगभग। दिख जाता है आंखों से भी दिख जाता है। हेलो ठीक है सर, जी हाँ बोलो। ये जैसे है, और सर उदयपुर का आवाज नहीं आ वाटर। रही बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, जैसे अपने उदयपुर में अगर कोई ब्रिक का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वहाँ पे अगर ब्रिक को वाटर में डिप करे, क्योंकि उदयपुर में सर फ्लोराइड जो प्रेजेंट है वाटर में बहुत ज्यादा है, तो सर उसके लिए ओके कोई प्रिवेंट कर सकते हैं क्या इसको, मतलब किस टाइप से प्रिवेंट कर सकते हैं उसको? फ्लोराइड से प्रिवेंट करना है आपको अपनी ब्रिक को। हाँ सर, उसमें भी सर अगर फ्लोराइड की वजह से अगर ये होता है फ्लोरेसेंस, तो सर उसको प्रिवेंट हम्म। करने के लिए कुछ है क्या सर मेथड्स? फ्लोराइड से प्रिवेंट करने के लिए यार फ्लोराइड तो आपके दांतों को जो कैल्शियम से बने होते हैं उनको नहीं छोड़ता है तो ब्रिक तो वो छोटी चीज के लिए क्या यस फ्लोराइड से देखो मुझे तो कोई प्रैक्टिस पता नहीं है कि इसके लिए कुछ करते हो आई डोंट नो सर। क्या। उसके लिए फिर वाटर ट्रीटमेंट ही करना पड़ता है। हाँ वाटर ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा इसीलिए तो अपन मेरी बात सुनो जो अपन अपने इवन में नाले का है तो नाले का पानी अपन क्यों यूज नहीं कर रहे हैं वहां पर पहले जो बात हुई थी क्या वहां पर तरी के लिए वो जो नाला रहता है ना उसका यस उसका पानी अपन यूज कर लेते हैं लेकिन वो यूज नहीं करते हैं तो अपन जो जनरली फ्रेश वाटर ही यूज करते हैं जनरली सारी चीजों के लिए भले वो तराई करना हो डिप करना हो उसके लिए जो केमिकली ट्रीटेड वाटर होते हैं जनरली वो वाटर यूज नहीं करते सीधे नदी नालों का पानी यूज नहीं करते आप ठीक है ना। तुम भी अपना घर बनाओ तो थोड़ा सा ध्यान रखना खुद का जो बोरवेल का पानी वो तक ठीक है ना उसके ज्यादा यूज नहीं करना। क्लियर है सभी को क्लियर है सभी को। ओके सर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो टेस्ट आता है हार्डनेस टेस्ट। तो सीधी सी बात है कुछ नहीं करना है आपके जो नाखून है उससे आपको स्क्रैच करके देखना है ईंट को। अगर स्क्रैच नहीं होते हैं तो ठीक है सफिशिएंटली हार्ड है ज्यादा उसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अगर वो खुदरी है पूरी की पूरी तो फिर वो हार्ड नहीं है उसको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है फील्ड टेस्ट है सारे के सारे। साउंडनेस टेस्ट में क्या होता है देखो सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट अलग होता है इसका साउंडनेस टेस्ट अलग होता है। सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट अपन तब डिस्कस करेंगे ली शेटलियर और एक और कौन सा मेथड दो मेथड है उसके साउंडनेस के सीमेंट वाला। लेकिन यहाँ पर साउंडनेस का मतलब है कि आपने दो ब्रिक उठाई साइड से रेंडमली और उनको आपस में टकरा के देखा तो वो बिल्कुल मेटलिक साउंड मतलब ऐसा बोलते हैं ना वैसी अच्छी रिंगिंग साउंड देनी चाहिए टकराने पे। ठीक है जो उसका स्ट्रक्चर है वो होमोजीनियस होना चाहिए कहीं से भी लाइक ब्लैक स्पॉट नहीं होने चाहिए नहीं चाहिए कलर में कोई फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंस नहीं मतलब कभी भी आप ईंट खरीदने जाते हो तो आप वहां पर भी क्या चीजें देख सकते हो। ठीक है ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि स्टक करके देख सकते हो साउंड अच्छी आनी चाहिए उसको नाखून से खुरच के देख सकते हो कि वो सफिशिएंटली हार्ड है या नहीं है क्योंकि एल्कलीज तो वो तो सब बात की बात है। लेकिन हाँ एक बार तो अपन देखें या फिर तीसरी जो चीज है वो होमोजीनियस होनी चाहिए उसका कलर जो है वो एक जैसा होना चाहिए कलर में चेंजेस नहीं होने चाहिए उसके शेप एंड साइज में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए ब्लैक स्पॉट नहीं होने चाहिए ज्यादा ओवर ब्रंट या कम जली हुई ईंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ये अपने फील्ड टेस्ट है स्ट्रक्चर साउंडनेस हार्डनेस ये अपन फील्ड पे कर सकते हैं। इसका जो एवरेज वेट होता है वो जनरली 3 से 3.5 किलोग्राम के आसपास होता है ब्रिक का। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाला हूँ मुझे ये बताइए कि मतलब जब भी अपन ब्रिक यूज करते हैं ठीक है आपने साइट पे जब भी आप गए होंगे आपने देखा ही होगा एज सिविल इंजीनियर तो उसकी पहले मतलब टैंक में डाल के रखते हैं उसे 24 घंटे तक है ना ब्रिक यूज करने के पहले उसमें टैंक में डाल के रखते हैं 24 घंटे तक उसके बाद ही अपन ब्रिक को यूज करते हैं दीवार बनाने के लिए तो ऐसा क्यों किया जाता है। सर वो मोटार से पानी ना ले ले सीमेंट के इसलिए। अंदर जो मॉइस्चर होता है वो नहीं खींच ले ब्रिक इसलिए मोटार के अंदर। बिल्कुल परफेक्ट मोटार आंसर यही है सभी लोग इसको ठीक है जिसको पता है जिसको नहीं पता है कई बार नहीं पता होता है चीजें कि जो एक्चुअल वर्क होता है ब्रिक का देखिए ब्रिक को पानी तो सोखना ही है वो 20% तक पानी सोख लेती है जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है वो भी 20% तक पानी सोख लेती है। अब आप जो मोटार लगाओगे तो उसका अगर पानी ब्रिक सोख गई तो फिर आपकी जो स्ट्रेंथ है जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है वो नहीं आएगी और आपका स्ट्रक्चर कमजोर होके गिर जाएगा। ठीक है सर वापस अपन क्यूरिंग भी तो कर रहे हैं सर। हम्म
क्योरिंग तो करनी है ना, वो तो सीमेंट की भी करनी है, ब्रिक की भी करनी है, क्यों, पकड़ बनाने के लिए, ठीक है। तो सर फिर तो उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए सर फिर, किसकी जरूरत नहीं है? ये ईंटों को गीला करने की। नहीं है जरूरत। अगर अपन फिर अरे क्यूरिंग कर रहे मेरी हैं ना बात सर, सुनो, मेरी बात सुनो। जब आप मोटार यूज करते हो, सिंपली, बहुत लॉजिकली सिंपली सोचो, जब आप मोटार यूज करते हो उसको ज्वाइंट करने के लिए, अगर वो उस मोटार का जो बीच में जो फिल किया है ना, अगर वो उसका पानी पी गई ब्रिक, तो वो तो फिर कुछ नहीं बचेगा वहां पर, रेत रेत ही बच जाएगी आपके पास, सिंपल, ठीक है ना। तो इसलिए अपन इसको गीला करते हैं, ठीक है। तो जो कलर ऑफ ब्रिक है वो डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे, डिग्री ऑफ ड्राइनेस, जो सैंड कैसी है उसके नेचर पे, ठीक है, जो टेम्परेचर है, अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे बर्न करते हो तो बहुत ज्यादा जल जाती है ईंट है, ठीक है, और किस टाइप का आप फ्यूल यूज करते हो, तो इन सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है आपका कलर ऑफ ब्रिक, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा ऐसा याद करने की बात नहीं है, लिख रखा है मैंने, है ना, ठीक है। चले अब आगे, सारे टेस्ट क्लियर है, फील्ड टेस्ट प्लस नॉर्मल टेस्ट ब्रिक के। यस सर। देखो ये वाटर अब्जॉर्प्शन भी टेस्ट में ही आता है एक तरह से, है ना, ठीक है। जो वाटर, वो मैंने पहले बता दिया ना आपको, क्लास 1 क्लास 2, तो वो भी एक तरह से टेस्ट में ही आता है। आप अपनी कॉलेजों में भी आपने किया ही होगा, शायद नंबर ऑफ टाइम्स किया होगा कॉलेजों में, तो वाटर अब्जॉर्प्शन भी टेस्ट में आता है, वो मैंने बताया नहीं क्योंकि वो अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी। सर इसमें अपन इनसाइड जो क्रैक्स होते हैं ब्रिक के अंदर, उसके लिए टेस्ट नहीं करते क्या सर? इनसाइड कहाँ से क्रैक आएंगे उसमें, वो तो सर आप, जैसे बात सुनो, अगर आप जैसे है ना, क्रैकिंग किसकी वजह से डेवलप होती है आपकी, जो मेन फैक्टर होते हैं आपका, और क्या नाम है, एलुमिना, ठीक है, हाँ सर। इन दोनों की वजह से, इन दोनों का एक्सिस होगा, इन दोनों का, तो वो आपको, अगर सरफेस क्रैकिंग है तो वो आपको दिख जाएगा, सीधी सी बात है ना। सर इंटरनल हाँ क्रैकिंग तो, आई थिंक इंटरनल क्रैकिंग कैसे पता लगाओगे, वो तो देख के तो पता लगाया जा नहीं सकता है। और और तो मैं मैं इसका मैं मैं एक फिजिकल टेस्ट का एक वीडियो भेजूंगा ग्रुप के अंदर। उसके अंदर क्या, अपन साइट पे नॉर्मली जाते हैं तो अपन टेस्ट करते हैं, मतलब जो फिजिकल अभी जो अपन ने टेस्ट अभी जो सर समझा रहे थे ना, तो उसको तुम देख लेना। अंदर से कुछ नहीं, लम्स होते, लम्स के कारण अपन अंदर से चेक करते हैं यूं। तो वो टेस्ट मैं भेजूंगा, तो आप उसमें से देख लेना ग्रुप के नहीं, अंदर, अपन ठीक ने वो भी टेस्ट पढ़ा था शायद तक कंक्रीट के लिए सर, यूवी रेस का टेस्ट करते हैं सर अपन इसके अंदर, तो उससे है। हाँ, वो अपन अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी का करते हैं, रेबोन एमर का करते हैं। लेकिन वही आप जैसे इसका ब्रेक का जो टेस्ट करते हो ना, तो इसके अंदर जो लम्स होते हैं, लम्स के कारण क्या होता है कि अंदर से इंटरनली होता है, लम्स देखे होंगे तुमने, अंदर कोई हाँ कंकड़ या ऐसा कुछ फंस जाता है तो वहां पे क्या गड्ढे जैसा रह जाता है यूं। तो उसके कारण क्या, इस जो ब्रिक होती है वो जल्दी टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती हाँ है। हाँ। तो उसके भी टेस्ट करके मैं एक वीडियो सर भेजूंगा सर साइड पे एक जनरली टेस्ट होता है कि ब्रिक को हाँ 1.2 मीटर हाइट से गिराते हैं, अगर वो टूट जाती है तो वो हाँ, वीक है, हाँ उसको यूज नहीं हाँ, करेंगे। 1.5 से 2 मीटर रखते हैं। लेकिन वही है कि इसके अंदर लम्स नहीं होना चाहिए, लम्स होगा जल्दी टूट जाएगा यूं। मैं भेजता हूँ, ये ठीक है। भरत जी बहुत बोल जल्दी रहे टूट थे। जाएगी। हाँ हाँ सर, इसका यही टेस्ट है। हाँ नहीं नहीं, देखिए भरत जी हमारे साइट पे रहते हैं तो इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो हाँ, ये 1.2 मीटर वाली बात मेरे को भी याद है कि 1.2 मीटर से आप गिरा के देखते हो सिंपली, तो वो नहीं टूटनी चाहिए, ठीक है ना। आई थिंक टेस्ट क्लियर है सभी को, ओके, थैंक यू सर। ओके, क्लियर। ठीक है, टेस्ट क्लियर है सभी को, टाइप ऑफ Yes. ब्रिक्स पढ़े। चलिए फटाफट फटाफट थोड़ा सा स्पीड से मैं टाइप ऑफ ब्रिक्स आपको पढ़ा देता हूँ, वैसे इसमें स्पेशल ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की ब्रिक होती है, बहुत सारी टाइप की ब्रिक अपने को मिल जाएगी, आपको याद करने जैसा कुछ है नहीं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो मैं आपको बीच में नोट करा दूंगा। सबसे पहले आती है ब्रिक, लाइक बुल नोज ब्रिक जो होती है वो इस टाइप से होती है कि जो इसका एक साइड है ये बुल की नोज या जो बेल की नाक है वैसा होता है, इसको आप बुल नोज ब्रिक बोल देते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेन आता है, क्वेन कनेक्शन विच इज फॉर्म्ड व्हेन वोल्ट टेक्स टर्न इज नोन एज क्वेन। तो मतलब जब भी आप वोल्ट टर्न लेती है, मतलब जब भी आपको टर्न करनी है या कहीं पे स्मूथली जब आपका कॉर्नर जो साइड होती है तो वहां पर अपन एज ए क्वीन को यूज करते हैं, ठीक है। थर्ड आती है आपकी चैनल ब्रिक, जो जनरली नालियां बनाने में आपके काम आती है, ठीक है। इसके बाद आती है कोपिंग ब्रिक, जो सर्कुलर सेमी सर्कुलर इस टाइप से अवेलेबल होती है। आई थिंक इसका फोटो भी मैंने लगाया था आपके लिए, एक सेकंड, फोटो नहीं लगाया क्या, फोटो आई थिंक लगाना भूल गया, कोई बात नहीं, चलेगा।
ठीक है, कोपिंग ब्रिक, ये मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा मेडिजी की मेरी बुक से, ठीक है। काउनोज ब्रिक, जो एक साइड मतलब बुलनोज में देखिए एक ही साइड ये सर्कुलर शेप होता है, काउनोज में दोनों साइड मतलब ये सर्कुलर शेप हो जाता है, ठीक है। तो ये बुल की बहन, मतलब बहन जो भी बोला आप, तो गाय के जैसी नाक है, तो ये दोनों साइड से काउनोज ब्रिक हो गई, ठीक है ना। उसके बाद कर्व सेक्टर ब्रिक्स, लाइक जो आर्चेस है चिमनी बनाने में, ऐसी फ्लैट और लंबी लंबी जो ब्रिक्स होती है कर्व वाली, वो अपन यूज करते हैं। उसके बाद स्पीडी कंस्ट्रक्शन के लिए जो अपन जनरली होलो ब्रिक्स या केविटी ब्रिक्स भी यूज करते हैं, जहां पर आपका स्पीडली आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है, ठीक है, फटाफट फटाफट लगती जाती है ये। इसके बाद आपका आता है एक परफोरेटेड ब्रिक। परफोरेटेड ब्रिक में जो मैक्सिमम जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो एल्यूमिना हाई मात्रा में होता है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ जाती है। और ये जो इसका कोड याद रखना, ये कोड इंपॉर्टेंट चीज है कि IS 4x2, 2, 2, 2, 2, ठीक है। तो परफोरेटेड ब्रिक्स के लिए जो कोड यूज करते हैं अपन IS 2222, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की चीज है। इसका जो वारपेज है नॉट मोर देन 3%, मतलब 3% तक अपन वारपेज अलाउ करते हैं, क्योंकि परफोरेटेड ब्रिक का मैंने फोटो लगाया है, ये देखिए, ये परफोरेटेड ब्रिक इस टाइप की है, तो होलो परफोरेटेड ब्रिक है, ठीक है। तो इस टाइप की परफोरेटेड, बिल्कुल देखिए प्लेन, मतलब यहाँ पर वारपेज की कोई मतलब नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये इस टाइप की परफोरेटेड ब्रिक होती है, इसमें एल्यूमिना कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद बस ये फटाफट फटाफट अपने को पढ़ना है एक बार, ठीक है। इसमें स्पेशल कुछ नहीं है, जो याद करने की चीजें मैं आपको बता दूंगा। परफोरेटेड ब्रिक्स, बस ये इसका IS कोड आप याद रख लीजिए। पेविंग ब्रिक जो आपके जनरली पेवमेंट में जो काम में ली जाती है, लाइक जो जमीन पे चलने वाला, जो आपके घरों की जो पेवमेंट वाली सरफेस है, या गार्डन की में जो पेवमेंट वाली सरफेस होती है, आप पेविंग ब्रिक्स यूज करते हो, ठीक है। अगर एक पॉइंट लिखा हुआ है मैंने कि एक्सिस आयरन विट्रीफाइज द ब्रिक एट लो टेम्परेचर, अगर ब्रिक में आयरन कंटेंट ज्यादा है, बहुत ज्यादा अगर आयरन कंटेंट है, तो जो ब्रिक है आपकी वो लो टेम्परेचर पे भी मतलब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल विट्रीफाई हो जाएगी, आपको बिल्कुल सफेद जग दिखेगी लो टेम्परेचर पे भी, ठीक है। इसके बाद जो पेविंग ब्रिक्स होती है, बेटर एब्रेसिव एक्शन टू ट्रैफिक, मतलब जल्दी खरोचती नहीं है इजीली, उसका एब्रेशन जो है वो काफी अच्छा होता है ट्रैफिक पे। तो पेवमेंट ब्रिक्स जनरली अपन जो है पेविंग सरफेस के लिए ही यूज करते हैं। और इसकी जो जनरली डायमेंशन होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है स्लाइटली, 19.5 इंटू 19.5 इंटू 9, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो पेविंग ब्रिक्स की बात हो गई। पेविंग ब्रिक्स की जो डायमेंशन है वो इस टाइप से थोड़ी सी चेंज हो जाती है ना। इसका जो जिसका भी कोड आपको याद रखना है, कोड से रिलेटेड SSC में 1-2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका जो कोड आएगा आपके पास IS 3583, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि कई बार मतलब अपने को कुछ भी नहीं छोड़ना है, तो इसीलिए फर्स्ट जो थिंग है इसकी डायमेंशन 19.5 इंटू 19.5 इंटू 9, और इसका जो कोड है वो 3583, ठीक है। सर अपन नॉर्मली यूज करते हैं वो कौन सी ब्रेक है? वो नॉमिनल मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक, नॉर्मल ब्रिक जो होती है अपनी सिंपल, ठीक है। सिंपल उसको ब्रिक ही बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। अब ये देखो, ये जो है फायर, मतलब जो मैंने आपको बोला कि जो एल्यूमिना है, देखो एल्यूमिना और सिलिका का कंटेंट इसमें थोड़ा सा बढ़ गया है। फायर क्ले मतलब जो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट टू फायर होती है, और जो क्या नाम है आपकी भट्टियों में जो यूज होती है ना, ईंट जो भट्टियां यूज होती है उसके इंटरनल सरफेस पे जो ईंटें यूज होती है, तो उसमें क्या होता है, अपन ने जो जनरली पढ़ा था एल्यूमिना का जो कंटेंट था वो 20 to 30 था, लेकिन यहाँ पर जो आपका एल्यूमिना का कंटेंट है वो बढ़ के 25 to 35 हो गया। और सिलिका का कंटेंट भी जो है वो 75 to 65% हो गया है। और इसमें लाइम, मैग्नीशिया, आयरन ऑक्साइड जो है वो नॉट मोर देन 5%, मतलब 5% से ज्यादा वो नहीं होते हैं। अभी इसका भी मैंने एक फोटो लगाया हुआ है, मैं दिखा दूंगा आपको फोटो, ठीक है। ये कौन सी है परफोरेटेड ब्रिक, एक सेकंड, फेसिंग ब्रिक, ये देखो, ये फायर क्ले ब्रिक ऐसी होती है, देखिए विजिबल है आपको सभी को? सिंपल है सर। यस सर। हाँ, ये इस टाइप की होती है।
मतलब एल्यूमिना और इसका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और जनरली अपन जो है इसको वहां पर क्या नाम है, जो आपका इंटरनल सरफेस ऑफ दी जो भट्टी होती, चिमनीज होती है, वहां पर इंटरनल उसमें यूज करते हैं, और फायर के लिए काफी अच्छी रेजिस्टेंस मतलब शो करता है ये, ठीक है। सर इसको बिल्डिंग में यूज नहीं कर सकते हैं क्या सर? महंगी पड़ती है ना, कॉस्टली। नॉर्मली यूज करना, पैसे भी तो देखने पड़ते हैं सब जगह पे, क्यों, ओके सर। है ना। यूज तो अपन कुछ भी कर सकते हैं, अपने पैसा जी है सर। तो अपन सब, मतलब बिल्डिंग में आप कांच की बिल्डिंग बना दो क्या, कांच की ईंटें लगा दो, पैसे हैं तो, ठीक है। चलिए, है ना, आगे चलते हैं अपन। ऑन द बेसिस ऑफ फायर क्ले, जो जनरली जो ब्रिक्स होती है, पहली हाई ड्यूटी फायर क्ले आती है। इसका जो वाटर अब्जॉर्प्शन है, देखिए आपने ब्रिक देखी होगी तो उसको देख के लग रहा होगा कि वो वाटर अब्जॉर्ब थोड़ा कम ही करेगी, तो इसका जो वाटर अब्जॉर्प्शन है वो वही 5 से 10% तक होता है। वेट 3 से 3.5 किलो ही होता है। जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो देखिए कितनी बढ़ चुकी है, मतलब लगभग इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 200 से 250, मतलब 220 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तक इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती है। और जो अपनी नॉर्मल ब्रिक आती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आती है, सिंपल 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। जो इसके जो यूजेस है वो फर्नेस, किल्न, ओवन, फायर वहां पर यूज करते हैं। और इसका जो एफ्लोरोसेंस होता है वो निल होता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की ब्रिक है और महंगी काफी पड़ती है, तो इसलिए अपन इसके स्पेसिफाइड ही यूज है अपने लिए। फिर कुछ एसिडिक ब्रिक होती है जो एसिडिक लाइनिंग में यूज करते हैं, ठीक है। इसमें सिलिका कंटेंट 95 to 97% होता है। बेसिक ब्रिक होती है जो अपन बेसिक लाइनिंग में, जो एसिडिक लाइनिंग बेसिक लाइनिंग भी ये भट्टी के अंदर ही होती है, मतलब जो आपकी जो क्लिन है ना उसके अंदर ही अपन एसिडिक लाइनिंग और बेसिक लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो ब्रिक से ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो बेसिक ब्रिक है फॉर मतलब एसिडिक ब्रिक एसिडिक लाइनिंग के लिए, बेसिक ब्रिक बेसिक लाइनिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल ब्रिक जिसमें ना एसिड है ना बेस है। एक क्रोमाइट ब्रिक, अब इसमें क्रोमियम आ गया, इसमें एसिड में एसिड आ गया था, बेसिक में बेस आ गया था, इसमें क्रोमाइट आ गया आपका, ठीक है। क्रोमियम आयरन मतलब, ठीक है। और हाई एल्यूमिना ब्रिक जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना अवेलेबल होता है, तो वैसी ब्रिक को अपन हाई एल्यूमिना ब्रिक बोलते हैं, ठीक है। ये डायग्राम में लगाया परफोरेटेड ब्रिक, आप देख लीजिए परफोरेटेड ब्रिक आपकी बिल्कुल ऐसी होगी। फिर एक और टाइप अपने पास स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स आती है कुछ, जो इनका सिर्फ स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं अपन। एक आती है अपने पास फेसिंग ब्रिक, जो IS 2691 के अकॉर्डिंग, मतलब जो एक्सटीरियर बाहर की वॉल पे आपने शायद आपने कुछ घर देखे होंगे जो बिल्कुल बाहर से ईंटें मतलब बिल्कुल अच्छे से दिखती है उसमें ईंटें ब्रिक, ठीक है, और वो काफी सुंदर भी लगते हैं, है ना। तो वैसी जो ब्रिक है उसको अपन फेसिंग ब्रिक बोलते हैं जनरली। और एक्सपोज टू एनवायरमेंट मतलब बाहर की साइड होता है, एक्सटीरियर वॉल में अपन इसको यूज करते हैं। ये वाली जो ब्रिक होती है वो हाईली रेजिस्टिव टू कोरोजन एंड एसिडिक, मतलब रेन वाटर से रिलेटेड जो होती है, जो बारिश का जो पानी आता है उस पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और जो कोरोजन होता है उस पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। जो स्ट्रेंथ है वो लगभग बराबर ही रहेगी क्लास 1 की, वापस 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और वाटर अब्जॉर्प्शन जो होगा इसका वो लेस देन 15% होगा 24 आवर्स के लिए, ठीक है। ऐसा कुछ बहुत ज्यादा याद रखने की चीज नहीं है, सिर्फ अपने को एक बार रीडिंग ही देखनी है, कुछ स्पेशल होता है तो मैं नोट कराता जाऊंगा आपको, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को, फेसिंग ब्रिक तक क्लियर है सभी को? यस सर। सोलिंग ब्रिक जो रोड में सोलिंग के काम आती है, ठीक है। फ्लोरेसेंस में भी नील होना चाहिए। अब ये देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए कि ये रटना है, ये मैंने भी स्पेशली निकाला है आपके लिए। तो कुछ कोड है, सेंड लाइम ब्रिक जो होती है आपकी, ये आपको मैं नोट्स भेजूंगा तो आप स्पेशली अलग से नोट कर लेना, IS 4139 से आया है। सीवर ब्रिक, हाँ स्पेशली देखिए इसमें भी जो रटने में है वो इस वाले पॉइंट को उसने कई बार मतलब पूछा एग्जाम में, ये बाकी ऊपर वाले दोनों तीनों तो अपने को देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन ये सीवर ब्रिक का जो कोड है ये एग्जामिनेशन में आपको 1-2 बार जो SSC का या दूसरी PSC के जो एग्जाम हुए हैं वहां पर ये देखने को मिला है। तो सीवर ब्रिक का जो अपने को IS कोड है ये अपने को याद रखना ही है, इसका IS 4485 होता है, ठीक है। रिफ्रेक्टेड भी इसके लिए बताई दिया, एल्यूमिना लगभग 25 to 35% होता है ना। क्लियर है सभी को यहां तक?
हेलो सर। सर इसकी स्टैंडर्ड टेम्परेचर रेंज नहीं है क्या कोई फायर प्लेस की? हाँ जी बोलो। हेलो सर ये रिवर ब्रेक सर इसका हाई स्कोर 44815 है कि 85 है? नहीं 4485 ठीक है। 4485। इसका भी मैं एक फोटो भेज दूंगा आपके पास, शायद मेरे पास होगा अवेलेबल फोटो, मैंने लिया था, तो मैं इसका भी एक फोटो भेज दूंगा आपको, ठीक है। ओके सर। हेलो कोड वाला, ठीक है। ये देखिए ये type की होती है जो फेसिंग ब्रिक होती है ना, ऐसा बढ़िया बहुत सुंदर सा लगता है, बिल्कुल अच्छा। सर। हाँ बोलो। सर इसकी कोई स्टैंडर्ड टेम्परेचर रेंज है क्या सर इसकी फायर प्लेस की, कि यहाँ से मतलब इतना टेम्परेचर जाएगा तो ये 1700 तक चला रेजिस्ट नहीं जाता, कर पाएंगे? 1700 तक सहन कर लेती है, लाइक वैसा है ना। ये 1700 लिखा हुआ है ना, मैंने यार नोट्स में नोट्स बहुत अच्छे बनाए हैं, ये सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। 1700 तक लिखा हुआ है, ठीक है ना। 1700 तक ये कर लेती है। क्लियर है सभी को? ये दोनों फोटो भी क्लियर है? आई थिंक 4-5 मिनट है, क्वेश्चन कर लें थोड़े से, फिर ये एक पेज कल कर लेंगे अपन। जो जो अपना आज का टारगेट था वो तो कंप्लीट हो चुका है। डिफेक्ट इन ब्रिक जो है अपन कल से स्टार्ट करेंगे, और कल या तो मोटार पढ़ेंगे या फिर ब्रिक मैसनरी पढ़ेंगे। मैं देखता हूँ दोनों में से क्या चीज पढ़ानी है। आई थिंक मोटार पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रिक मैसनरी, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए लास्ट 5-1 मिनट, 6-7 क्वेश्चन अवेलेबल है आपके लिए। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। क्वेश्चन है द इंडेंटेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ द ब्रिक इज कोल्ड। जो मतलब क्या है? फ्रॉग। फ्रॉग। क्लियर है सभी को? एसएससी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो फ्रॉग, यस सर। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सर हाँ जी। सर ये पैलेट और स्ट्राइक क्या होता है सर? क्या? ये बी और सी दोनों ऑप्शन है क्या, मतलब पैलेट और स्ट्राइक? पैलेट और स्ट्राइक नाम है, नाम उसको क्या बोलते हैं ऐसा, ठीक है। नरेंद्र सर एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे इसका कुछ? हेलो नरेंद्र सर? नरेंद्र सर नहीं है मेरे हिसाब से, तो नाम ही है, उसको क्या बोलते हैं उसने यही पूछा है, ठीक है। पैलेट और स्ट्राइक मैंने भी कहीं नहीं पढ़ा, ठीक है। क्लियर है? चलिए ये अगला क्वेश्चन आपके लिए, ये बताओ मेरे को। सर बी आंसर इसका। ये आंसर है पक्का? यस और सर। कोई? बी। बी क्लियर है सभी को? यस सर बी है। कोई कंफ्यूजन? बी बी। कंफ्यूजन तो नहीं है इससे सर स्ट्रेंथ में फर्क पड़ता होगा इसमें? ये होलो ब्रिक से हम्म। स्ट्रेंथ में फर्क पड़ता होगा ना बिल्डिंग की? डिपेंड करता है अपन इसको कहाँ पर यूज कर रहे हैं, मतलब ऐसा, ठीक है। अच्छा। जो वॉल होती है बाहर, एक्सटीरियर वॉल होती है, वहां यूज नहीं करते, लेकिन हीट इंसुलेशन के लिए आप इंटरनल वॉल्स में इसको यूज कर लेते हो, है ना। अच्छा ओके। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 5,000 रुपए के लिए, ये मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी अगर कोई तुक्का लगाना चाहे, बताना चाहे तो ये पता करके आना कल, अगर नहीं आता है तुम्हें तो, लेकिन तुम्हारे पास तो बुक अवेलेबल है। ए तो नहीं है सर? ए शेप ऑफ द डिफाइंड सर हाँ बोलो। क्या है आंसर? इसका आंसर है ए। ये तुक्का सही सर ये सर। क्या होता है, चप्स क्या होता है सर? हाँ एक्चुअली होता क्या है, मतलब जब पानी जो ब्रिक्स होती है ना, बाहर निकलती है गरम गरम ब्रिक्स, तो कई बार उस पर रेन वाटर अगर पड़ जाता है तो उसका शेप जो है वो डिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो जो शेप जो डिफॉर्म्ड होता है ना, उसको अपन चप्स बोलते हैं, कि चप्स आ गए इसमें, लाइक चप्स पड़ गया था कुछ, ठीक है। बेंड होना सर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलो अब ये बताओ, एक एक आराम से पढ़ो। बी।
अब देखिए मेरी बात सुनो, फर्स्ट थिंग आंसर कैसे देना है। अब एक्सिस है तो नुकसान नहीं करेगा, मतलब मैंने बोला ना अति अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, ठीक है क्या, ये याद रखना जिंदगी में, भले प्यार हो पैसा हो किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। तो एक्सिस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले इम्प्रूव्स इम्परमिएबिलिटी ड्यूरेबिलिटी, तो आई थिंक नहीं, ये तो नहीं है आंसर सर, बी ये सर, आंसर है। आंसर बी सर। एक्सिस ऑफ एल्यूमिना इन क्ले Sir, B. नहीं, ए क्या है, एक्सिस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक। ब्रिटल और वीक किसकी वजह से होती है क्या, कि लाइम की वजह से होती है या फिर इसकी वजह से होती है, सिलिका की वजह से होती है, ठीक है। तो क्रैकिंग एंड रैपिंग मतलब, ठीक है, क्रैक आ जाते हैं उस पर, क्लियर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, कल पढ़ा था सर बी आंसर है इसका। Needing. सबको पढ़ने दो, बी आंसर नीडिंग। आपका भी आंसर है। टेम्परिंग क्यों नहीं होगा, क्यों, नीडिंग तो ठीक है, टेम्परिंग क्यों नहीं होगा। कुछ ना, वैसे इसका आंसर नीडिंग बिल्कुल राइट है, जिसने भी बी आंसर लगाया है। कल क्लास के बाद आई थिंक आप लोग थोड़ा बहुत तो आपके दिमाग में जा रहा है, इसका अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, बताओ फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन फॉर सोकिंग द ब्रिक इन वाटर बिफोर इट्स यूज्ड। ए। अभी डिस्कस किया था अपन ने, क्यों, हाँ सर, इसका आंसर एक क्लियर है सभी को, ए आंसर है। एक दो जने और बोलो। ए सर। ए सर। अच्छा, अभी अच्छा खासा लंबा डिस्कशन हुआ था इस पे, है ना। आई थिंक भूलोगे तो नहीं ना इस आंसर को कभी भी। चलो नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन है सर, इसमें रिड्यूस ऑफ एयर वॉइड्स क्यों नहीं हो सकता सर? क्या चीज? सर आपने अभी जो क्वेश्चन पूछा ना सर, ये वाला वाटर एब्जॉर्प्शन वाला ब्रेक वाला, हाँ हाँ हाँ, तो सर उसमें एयर वॉइड्स, रिमूवल ऑफ एयर वॉइड्स वो क्यों नहीं हो सकता, रिड्यूशन ऑफ एयर वॉइड वो क्यों नहीं हो सकता सर? उसमें भी तो सर वाटर ऐड करता है, तो एयर वॉइड्स के अंदर वाटर फिल हो जाता है सर। एयर वॉइड फिल हो जाता है, हाँ वो भी तो एयर वॉइड से रिड्यूस हो रहा है ना सर। नहीं इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, मेरी बात सुनो। चलो ठीक है, मान लेता हूँ आपकी बात कि एयर वॉइड रिड्यूस हो रहा है, बट क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। Which of the following the correct reason for rocking the brick in water before its use? ठीक है, एयर वॉइड आपको कभी भी फिल करना है तो आप पानी कभी भी डाल दो, लेकिन उसको यूज करने से पहले अपने को उसको पानी में डालना ही है, क्योंकि वो जो है आपका मोटर है उससे वो पानी अब्सॉर्ब नहीं कर ले, ठीक है, ठीक है। हाँ सर वो तो है सर, ये भी तो हो सकता है सर, मे बी ये मैं नहीं नहीं, ये नहीं होगा इसका। रिड्यूस ऑफ एयर वॉइड्स, मतलब एयर वॉइड्स रिड्यूस हो सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है कि रिड्यूस हो सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है अपना, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं, तो अगर उसका मेरे को यूज करना है तो मैं उसको जो मोटर है मेरा उसमें से वो पानी नहीं सूख ले, इसलिए मैं यूज करता हूँ। एयर वॉइड्स तो मैं कैसे भी रिड्यूस कर सकता हूँ, या फिर ठीक है यूज करने से पहले अगर मुझे एयर वॉइड रिड्यूस करना है, और एयर वॉइड्स पूरे नहीं रहते, एयर वॉइड्स तो रहते ही हैं उसके अंदर। हाँ बोलो। हाँ बोलो। रोहित ने दो अच्छे क्वेश्चन पूछे थे सर, एक सेशन के बीच में था और एक अभी पूछा है, दोनों को मैं मेरे एंड से भी ट्राई करता हूँ, आपने जवाब दे दिया इसको बिल्कुल सर। इन्होंने अभी जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, तो इसमें पूछा है ब्रिक को क्यों सोक करते हैं वाटर में। देखो मैं चारों ऑप्शंस पे डिस्कस करूंगा। पहला बी ऑप्शन है फॉर क्लीनिंग, नॉट मैंडेटरी एट ऑल। सी फॉर रिड्यूसिंग एफ्लोरेसेंसी, नहीं आपको पानी में सोक करने से उसकी एफ्लोरेसेंसी कम नहीं होगी, इवन उसको गीला करोगे तो उसका जैसे ही उसका वापस से सूखेगा तो उसके एजेस पे एफ्लोरेसेंसी आएगा, ज्यादा आएगा। थर्ड है आपका बी, आपका है रिड्यूसिंग एयर वॉइड्स। तो आपको जब उसको प्लेस करना है, आपको ब्रिक के वॉल में प्लेस करना है, तो उसमें एयर वॉइड्स निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब वो ड्राई होगा फिर से, तो फिर से एयर वॉइड्स तो उसके अंदर रहेंगे। तो आपको जो फर्स्ट ये पर्पज है वो आपका ये बोल रहे हैं, आप जब उसको प्लेसिंग कर रहे हैं, जब आप उस पर ग्रीन जो आपका मोटर है, वेट मोटर है, वो जब उसको प्लेस कर रहे हैं, अगर उसमें से वाटर उसने सोक कर लिया अगर, तो आपका जो वाटर अवेलेबल है सीमेंट को हाइड्रेट होने के लिए वो कम हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, मोटर का जो बॉन्ड बन रहा है ना,
दोनों ब्रिक के बीच में उसको इनफ वाटर नहीं मिलेगा तो वो मोटर का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इसलिए क्या उसमें हम लोग पहले ब्रिक को वाटर में थोड़ा सा रखते हैं और उसके बाद फिर हम प्लेस करते हैं कि जो मोटर का वाटर है वो ब्रिक ना खा जाए। वो मैंने माना सर, अगर एयरबर्ड्स भी बच गए तो सर नहीं, एयरवर्ड्स से कोई रिलेशन नहीं। एयरवर्ड्स बच जाएंगे तो क्या इश्यू, बताओ कोई इश्यू हो गया? सर हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलो सर, बोलो। एयरवर्ड्स से कोई नुकसान नहीं है, उल्टा कोई अपन नुकसान जो नहीं है। लाइट वेट ब्रिक बनाते हैं, यूज करते हैं आज, उसमें अपन वॉइड डालते हैं उसका वेट कम करने के लिए। हाँ वो जो होलो ब्रिक्स होती है, लाइट वेट ब्रिक्स होती हाँ, है, और वो पानी में तैरती है, तो वॉइड्स का कोई नुकसान नहीं है। वो वर्ड्स का कोई नुकसान नहीं है, तो प्राइमरी हमारा पर्पस वो नहीं है यहाँ पे कि वर्ड्स रिड्यूस करना। पर्पस वो नहीं है। सर उसके अंदर तो बोल रहे हो सर, सरफेस जो होती है पोरस नहीं होती सर, इसके अंदर सरफेस पोरस नहीं बेटा देखो, अगर कंक्रीट की बात करते हैं, हमको अगर वो वाटर रिपेलेंट या वो आपको वाटर ट्रांसमिट नहीं होने ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए, तो कंक्रीट को हम लोग क्या करते हैं, उसको उसमें से एयर वर्ड्स हटाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको वॉल का ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि आपको वाटर ट्रांसमिट नहीं होने देना है। तो इसलिए क्या वॉल सिर्फ एक पार्टीशन है, दैट्स इट। ये स्ट्रक्चरल मटेरियल भी है तो वहाँ उसको वाटर से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए रिड्यूसिंग एयर वर्ड्स उसका प्राइमरी पर्पस नहीं है। और एक आपने क्वेश्चन पूछा था सर, आप ब्रिक में जो क्रैक्स होते हैं उसको हम लोग जो हमारे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से उनसे मेजर कर सकते हैं क्या, यही था ना? है ना? तो देखो हम लोग जब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जब करते हैं तो इट इज टू कॉस्टली, है ना? तो हम लोग क्या इसको, जब हमारे जो सेक्शन है, जो स्ट्रक्चरल सेक्शन है, जो स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसके लोड मैकेनिज्म में उनका टेस्टिंग करते हैं। ये जो वॉल के जो मटेरियल, क्योंकि एक वॉल के अंदर कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स बहुत सारी होगी, है ना? तो आप अगर 1 मीटर क्यूब की बात करते तो 500 से 100 ब्रिक होगी, तो हर एक ब्रिक को अगर उससे टेस्ट करने लगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी उनसे आप टेस्ट नहीं करते हैं, है ना? ठीक है रोहित, आई थिंक आपको जवाब मिल गए होंगे। ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन कोई बता सकता है, कोई तुक्का लगाना चाहे? डी जी आंसर, डी आंसर, बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आ गया। डी आंसर, डी है ना? अभी पढ़ा अपन ने। हाँ सर। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा हाई क्वेश्चन नहीं आते, बस द थिंग इज सर है ना, आपने पढ़ लिया। अब क्या है कि चीजें जब आप नॉर्मली भी पढ़ते हो, किसी और दूसरी जगह पे भी जाते हो, तो वो लोग शो करते ही नहीं, ऐसी छोटी छोटी चीजें वो आती ही नहीं। और ये पूछा हुआ है उसने कई बार, मतलब क्वेश्चन पूछा 2018 में पूछा हुआ मॉर्निंग सेशन में, तो वो ऐसी चीजें भी पूछ लेता है जिससे आपको उम्मीद नहीं होती। ठीक है, मैं आपको मेरी कहानी बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि जब मैं गेट की तैयारी कर रहा था 2016 में, तो एसएससी का एग्जाम देने गया मैं, मेरे पाँव के नीचे जमीन हिल गई, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे और सब कुछ अच्छा था, लेकिन जो एग्जाम है एसएससी का, तो वो मतलब लेवल से भी नीचे के लेवल का आ गया। तो वहां पर मतलब मुझे कुछ चीजें आई ही नहीं, बहुत सारा, मतलब वो थोड़ी परेशानी वाला सीन हो गया। तो एग्जाम को समझना होता है, उसकी जरूरत को समझना होता है, क्या कि एग्जाम आपसे क्या मांगता है, क्या नहीं करता है, तो वो चीज है। तो गेट रिसर्च का एग्जाम है और ये जॉब का एग्जाम है। यहाँ आपको जो छोटी छोटी चीजों के बारे में, आप इंजीनियर बनोगे तो छोटी छोटी बेसिक चीजें जो है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे ज्यादा आपको उम्मीद नहीं करता है। तो उसके जो क्वेश्चन पूछने के तरीके होते हैं वो भी यही रहते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है क्या? हाँ सही है, 65 का बी आंसर है। बिल्कुल परफेक्ट ठीक है। बताया ना, नोट है, आप भी डिस्कस किया था। देखो निल 10% तक स्लाइड, 10 से 50 मॉडरेट और 50 के ऊपर सीरियस, है ना? ठीक है यस सर, यस सर, यस सर। चलिए आई थिंक आज का सेशन अपन यही ओवर करते हैं। अगला जो सेशन है आपका वो लगभग 5 मिनट बाद जगदीश सर लेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग वापस इसी लिंक के थ्रू अवेलेबल हो जाइएगा। ठीक है ना? सर परफोरेटेड ब्रिक्स का यूज करते हैं? कौन सी? परफोरेटेड
परफोरेटेड बेटा सुनो, है ना, जब आप कहीं पे आपको ऐसी वॉल बनानी जिससे हीट ट्रांसमिट ना हो या फिर साउंड ट्रांसमिट ना हो, है ना। जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं तो पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन बीच बीच में कैबिन्स बनाता है या फिर उसकी जो एक्सटर्नल वॉल होती है, तो वहां पे एसी का रिक्वायरमेंट कम लगे, ऑलरेडी अंदर ठंडा ही रहे, उसके लिए क्या उनको वॉल ऐसी चाहिए जो हीट को ट्रांसमिट ना करे। तो अपनी जो बेसिक वॉल्स है जो अपनी ये नॉर्मल ब्रिक की होती है, तो मटेरियल अगर पूरा सॉलिड होगा तो क्या है, उससे जितना सॉलिड मटेरियल होगा उससे उससे उतना जल्दी हीट ट्रांसमिट होता है। उसको बीच में अगर खाली कर दो, जगह दे दो, ब्लैंक स्पेस दे दो, है ना, तो उसमें क्या हीट ट्रांसमिट नहीं होती। इसीलिए कि जो परफोरेटेड ब्रिक्स है उसके बीच में एयर वॉइड्स होता है, लंबे लंबे एयर के जो बेलनाकार छेद होते हैं पूरे पूरे, तो वहां पे क्या है कि आपकी एयर रहती है, तो वो क्या हीट को ट्रांसमिट नहीं होने देती है। ओके सर। केवीटी वॉल में है सर। केवीटी वॉल में आप